देखो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़े, ठीक है। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से पहले जो चैप्टर पढ़े थे उसमें क्या था, प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स, जितने सारे टेक्निक्स यूज किया था बायोटेक्नोलॉजी में वो सब पढ़े हम लोग, ठीक है। पर ये जो हम लोग करेंगे ये क्यों करते हैं, ठीक है, इसके क्या कारण है, ऐसा क्या एप्लीकेशन है इसका जिसके लिए इसको इतना बड़ा प्रोसेस हम लोग करते हैं, वो सब पढ़ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग को 3 चीज़ में हेल्प करता है और इसका 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये 3 इसका एप्लीकेशन ये सब है। पहला क्या, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम्स। कैटलिस्ट क्या होता है, जो किसी प्रोसेस को जल्दी करवाए, हाँ उसको कहते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। जैसे कि तुम लोग का केमिकल रिएक्शंस में पढ़े होंगे तुम लोग जो कैटलिस्ट होता है वो उस प्रोसेस को जल्दी करवाता है, उस रिएक्शन को जल्दी करवाता है, ठीक है। जो उस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है लेकिन वो उसको जल्दी करवाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ, जैसे कि हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लाज्मिड, ठीक है। हम लोग प्लाज्मिड क्यों यूज करते हैं, वेक्टर को, प्लाज्मिड को वेक्टर कैसे यूज करते हैं, किस लिए, ताकि उससे क्या ट्रांसफर हो सके, मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर हो सके, ठीक है। देखो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है यूजुअली इसको ट्रांसफर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम लोग जो बॉलिस्टिक्स पढ़े, जीन गन पढ़े, ये जितना सारा प्रोसेस पढ़े, इलेक्ट्रोपोरेशन पढ़े, ये जितना सारा प्रोसेस पढ़े, इसमें जीन को ट्रांसफर करना तो होगा लेकिन ट्रांसफर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसको थोड़ा सा बेटर, इजीली और एफिशिएंटली करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लाज्मिड यूज करते हैं। प्लाज्मिड में हम लोग क्या करते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें अटैच कर देते हैं और फिर वो जाके वहाँ पे हम लोग का बैक्टीरिया में उसको घुसा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही ये जो एग्जांपल है उसी चीज का है, क्या कि प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड माइक्रोब और प्योर एंजाइम। इंप्रूव्ड माइक्रोब या फिर प्योर एंजाइम, मतलब इंप्रूव्ड माइक्रोब मतलब क्या होता है कि अगर कोई माइक्रोब है, जैसे कि एक बैक्टीरिया है, उससे हम लोग क्या किया, उसको उसका प्लाज्मिड को निकाल के उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दे तो वो क्या हो गया, इंप्रूव्ड हो गया, लेकिन हम लोग रेट्रोवायरस में ऐसा करते थे, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता था उसको क्या करते थे, वो जो कैंसर प्रोड्यूस करता था उस जेनेटिक मटेरियल को हटाकर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें डालते थे और फिर वो इंप्रूव हो जाता था, ठीक है। वो इंप्रूव हो जाता था तो क्या करता था कि हम लोग को बैक्टीरिया में जहाँ पे हम लोग को रेप्लिका बनाना है होस्ट सेल में, वो आसानी से पहुंचा देता था, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग को एक अच्छा कैटलिस्ट मिल जाता था। तो ये सब कैसे हो रहा है, वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इंट्रोड्यूस किया कैसे किया, बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके। तो ये उसका पहला एप्लीकेशन है कि जब भी हमको कोई अच्छा कैटलिस्ट चाहिए होगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी यूज करके, ठीक है। दूसरा क्या चाहिए, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट, ठीक है। अब कैटलिस्ट तो बना लिए लेकिन उसको कहीं पे एक्ट तो करना है, होस्ट सेल में जाना है या फिर कहीं पे तो जाना है उसको एक्ट करने के लिए। वो जो होस्ट सेल है या फिर जो भी एनवायरनमेंट है वो भी तो सही होना चाहिए, जो हम लोग क्या बोल के पढ़े थे, कॉम्पिटेंट होस्ट बोल के पढ़े थे, है ना। कॉम्पिटेंट होस्ट कैसे बनाया जाता है, अगर तुम प्लाज्मिड वेक्टर अच्छे से बना लिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें इंट्रोड्यूस कर भी लिए, लेकिन कोई चांसेस, बहुत सारे चांसेस है कि वो फेल कर जाएगा, ठीक है। वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हो सकता है या फिर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी हो सकता है। तो अगर वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हुआ मतलब गया ही नहीं अंदर, अगर एक्सेप्ट ही नहीं किया गया किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर, तो कोई फायदा नहीं हो। तो वो होस्ट सेल जो एनवायरनमेंट है उसको भी हमको अच्छा बनाना पड़ेगा। तो देखो ऑप्टिमल कंडीशन, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन, मतलब ऑप्टिमल का मतलब होता है कि सबसे अच्छा ऐसा कंडीशन हम लोग को बनाना पड़ेगा जिससे कि जो मेरा अभी हम जो प्लाज्मिड बनाए या फिर जो भी कैटलिस्ट बनाए हैं वो वहाँ पे जाके एक्ट कर सके, वहाँ पे काम कर सके अपना, यानी कि वो उसके अंदर सिंपली हम लोग का जो एक एग्जांपल है कि उस बैक्टीरिया के अंदर घुस सके। घुसने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका इलेक्ट्रोपोरेशन यूज करते हैं, जीन गन का यूज करते हैं, कॉम्पिटेंट डीएनए बनाने के लिए, कॉम्पिटेंट होस्ट जो बनाने के लिए, कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने के लिए। जब हम लोग का प्लाज्मिड वेक्टर अंदर नहीं घुस पाता है, किसके, बैक्टीरिया के अंदर जब नहीं घुस पाता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉम्पिटेंट होस्ट बनाते हैं। कॉम्पिटेंट होस्ट कैसे बनाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड में डालकर फिर उसको आइस में डालते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर आइस में डालते हैं, फिर जीन गन का यूज करते हैं, है कि नहीं, या फिर और एक था क्या, माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हैं, है ना। ये सब जितना सारा तरीका, ये सब यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्टिमल कंडीशन बना सकते हैं ताकि वो जो होस्ट है हम लोग का वो एक अच्छा कंडीशन में आ जाए, कॉम्पिटेंट बन जाए, जहां से कि मेरे वेक्टर जो है, मेरा कैटलिस्ट जो है वो एक्ट कर सके, ठीक। एंड में आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। कल तुम लोग देखे थे बायोरिएक्टर से जब हम लोग का काम हो गया तो उससे नीचे हार्वेस्ट लाइन होता है। हार्वेस्ट लाइन से हम लोग क्या करते हैं, उससे जो मेरा पूरा एंटायर हार्वेस्ट है, ठीक है, मतलब जो मेरे बैक्टीरिया जो हम कल्चर किए हैं उस रिएक्टर में, उस रिएक्टर से पूरा हार्वेस्ट को निकालते हैं और एक कंटेनर में रखते हैं। फिर उसके बाद उस डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में बहुत सारा प्रोसेस था। क्या होता था, पहले उसको सेपरेट करना, फिर प्यूरिफाई करना, फिर उसके बाद बोलो, उसके बाद प्रिजर्व करना, ठीक है, फिर पैकेजिंग। तो ये जितना सारा प्रोसेस था ये सब में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, पर उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसको प्यूरिफाई करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है, और प्रिजर्व करने के लिए भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज करते हैं। तो ये तीनों हम लोग को बेसिकली, यही तीनों जो है ये हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है। और इसी का यूज करके
हम लोग इसे डिराइव करते हैं, बाकी जितना सारा हम लोग का डिजायर्ड प्रोडक्ट है। अब तुम लोग देखोगे कि हम लोग का जो ये बायोटेक्नोलॉजी का किस किस फील्ड में क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मतलब ये सब तो हम लोग यूज करेंगे, ये प्रोसेसर की टेक्निक सब यूज तो करेंगे, पर इससे हम लोग बनाएंगे क्या, क्या हम लोग को फायदा होगा वो सब हम लोग देखेंगे। इतना समझ में आया? समझ में आ रहा है अपना? इसको लिखो, हो गया, लिख लिया तुम लोग। देखो हम लोग का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या एप्लीकेशन। देखो अब हम लोग जो तीनों जो टेक्निक्स पढ़े उनको यूज करके हम लोग किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तुम लोग का जो कोर्स है उसमें स्पेसिफिक कुछ फील्ड्स को लिया गया है और सबसे वास्ट फील्ड जो है वो एग्रीकल्चर है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर है इसमें क्या, एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ पे यूज होता है और क्यों यूज किया गया ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखो एग्रीकल्चर जो होता है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में ये 3 तरह से यूज किया जाता था। ठीक है, सबसे पहले देखो एक तो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है जो कि बिल्कुल भी प्रिमिटिव है, मतलब उसमें कुछ नया चीज यूज ही नहीं किया था, जैसे कि नॉर्मली लोग आज भी गांव में लोग करते हैं। ठीक है, उसमें कोई नया केमिकल कुछ भी नहीं यूज किया था, वो था। ठीक है, लेकिन उससे क्या होता है कि वीड्स हो जाते हैं, खेत सड़ जाता है, किसी रेन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, लाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, बहुत चीज की वजह से खेत का जो तुम्हारा प्रोडक्शन है वो कम जाता है। ठीक है, तो लोग क्या किए, उसके बाद एक ग्रीन रिवोल्यूशन आया है कि नहीं, तुम लोग को अगर पता होगा ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति जिसको बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या क्या गया, जब तुम लोग आज एक जानते हो ना कि खेती में फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है ना। फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, जो कि एक क्रॉप में कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू, लेकिन वो केमिकल होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल केमिकल होते हैं जो कि एक न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें डालें, उसको कहते हैं फर्टिलाइजर। ठीक है, तो जो फर्टिलाइजर है तो उसको कहते हैं फर्टिलाइजर। तो ये इसमें आएंगे एग्रो बेस्ड केमिकल एग्रीकल्चर, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, ये क्या हुआ जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे ये लोग वही आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होता है, पेस्टिसाइड्स मतलब होता है जो कि पेस्ट को खत्म करे। पेस्ट का मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े और जो भी इधर उधर के पेड़ निकल जाते हैं, वीड्स। ठीक है, वीडिसाइड और पेस्टिसाइड इसको यूज करते हैं। क्यों, सपोज मेरा क्रॉप बना है उसमें हम मेरा कुछ इधर उधर से पेड़ निकल गया है। ठीक है, और वहाँ पे सपोज कोई भी किसी भी तरह का कीड़ा आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग खत्म करना है हमको, ताकि मेरा ज़्यादा प्रोडक्शन हो, मेरा लॉस नहीं हो, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, पेस्टिसाइड यूज करेंगे। तो ये सब सारा का सारा आर्टिफिशियल केमिकल्स है। ठीक है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और क्या करते थे, इंप्रूव इरिगेशन। इरिगेशन को क्या किया गया, इंप्रूव किया गया, इसका जो सिस्टम है उसको इंप्रूव किया गया। इससे क्या हुआ, इसको पूरा ये 3 जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत ज्यादा मेरा ग्रीन रेवोल्यूशन से मेरा बहुत ज्यादा पैदावार होने लगा, पूरा दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया और बहुत जो प्रोडक्शन था खेत का वो बढ़ने लगा। ठीक है, पर उसके बाद क्या हुआ कि वो उतना भी नहीं बढ़ा जितना ह्यूमन का डिमांड है। ठीक है, और एक तरीका का एग्रीकल्चर क्या है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जहां पे कि लोग क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स, मतलब जो कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर नहीं है, मतलब बनाया तो जाता है लेकिन नेचुरल होते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल होते हैं, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स। ठीक है, ये सब का यूज किया जाता था। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। जैसे कि सपोज जैसे कि काउडंग। ठीक है, काउडंग को खेत में डाला जाता है। ठीक है, जो हम लोग घर में सब्जी उब्जी जो भी बनता है हम लोग का, तो उसका जो पील है उसको अगर हम लोग कहीं पे डंप कर दें, ठीक है, कहीं पे भी हम लोग उसको मिट्टी में गाड़ दें, फिर उसको उठा के लेके हम लोग डाल सकते हैं, कहाँ पे, खेत में डाल सकते हैं। इसको कहते हैं बायो इसको कहते हैं मैन्युअल बायो फर्टिलाइजर, इससे कोई यूज किया जाता है। ठीक है, थर्ड में आता है जो ये सबसे, लेकिन क्या हुआ कि इतना ज़्यादा जितना ह्यूमन्स का डिमांड है, जितना पॉपुलेशन बढ़ते गया उतना लेकिन डिमांड्स को मीट नहीं कर पाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स आए। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, इसको कहते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। उसके ऊपर बेस्ड होकर जो एग्रीकल्चर होगा उसको कहेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो अब हम क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे आया, हमको जो भी मेरे कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी जो भी चाहिए हम सीधा जीन, उसका जीन उठा के वहाँ पे डाल देंगे। ये हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आजकल जितना भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स आता है वो उनमें क्या क्या देखा जाता है, ये लोग बहुत बेटर तरीके का रिजल्ट दिए हैं हम लोग को। और देखो उनमें क्या क्या देखा जाता है, सबसे पहले वो लोग क्या सबसे पहला मतलब इनका बेनिफिट क्या है बाकी सबसे, इन दोनों से इसका बेनिफिट ज़्यादा क्या है, क्योंकि हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, सपोज हमको कोई एक जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा कुछ है तो उसको लेके हम किसी क्रॉप में डाल रहे होंगे, जिससे कि ये जो क्रॉप है हमको वो इंटरेस्ट देगा, यानी कि वो हमको जो भी हमको चाहिए वो मेरे को उगा के देगा। देखो अब क्या होगा, सबसे पहला क्या है, मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक नॉन लिविंग स्ट्रेसेस। एबायोटिक नॉन लिविंग स्ट्रेसेस का क्या मतलब होता है, एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग,
है ना, जो कि जिसके पास जान नहीं है। अब देखो प्लांट्स को बहुत तरह का स्ट्रेसेस झेलना पड़ता है। स्ट्रेस का मतलब होता है कि प्रेशर, ठीक है, हिंड्रेंस बहुत सारा आता है, जैसे कि कोल्ड, बहुत ठंडा, ठीक है, हेल स्टॉर्म, जो कि क्या बोलते हैं उसको, नहीं हेल स्टॉर्म, बर्फ टाइप जो पड़ता है बड़ा बड़ा, ठीक है, ठीक है, उसको कहते हैं हेल स्टॉर्म, उससे भी खेत बर्बाद होता है। सोल्ट, ठीक है, अगर कहीं पे भी सोल्टी एनवायरनमेंट है उससे भी खेत बर्बाद होता है। और फिर क्या होता है, ड्रॉट, अगर पानी सही से नहीं मिला, तो ये सब जो होता है ये एबायोटिक कंपोनेंट सब होता है, ठीक है, ये सब क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये सबसे भी खेत बर्बाद होता है। तो तुम चाहे इन दोनों में से कोई भी, जितना भी तुम बेटर क्यों ना कर लो, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि क्रॉप इन एबायोटिक या फिर नॉन लिविंग स्ट्रेसेस का वजह से खराब हो जाता है। तो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप जो होते हैं इनसे रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। सपोज कोई भी एक प्लांट है जिससे कि नेचुरल टेंडेंसी है कि बहुत ठंडा पे वो काम नहीं कर पाएगा, मतलब बहुत ठंडा में वो क्या होगा, फ्रूट नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे कि उसको ऐसा मॉडिफाई करेंगे, उसमें ऐसा जीन डालेंगे जो कि कोल्ड रेजिस्टेंट हो, मतलब जो कि कोल्ड में भी बेटर परफॉर्म कर सके, ठीक है। ये दूसरा क्या है, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। पहले क्या होता था कि इसको पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ठीक है। इसको कहते हैं, रिलायंस का मतलब होता है कि भरोसा करना, ठीक है। जो लोग, जो प्लांट्स होते हैं वो लोग क्या होते हैं कि पहले ये एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम में सब लोग आजकल क्या किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, फर्टिलाइजर्स, केमिकल, आर्टिफिशियल केमिकल के ऊपर, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजर होता है या फिर पेस्टिसाइड होता है। पेस्टिसाइड जो कि मेरा कीड़ा मकोड़ा को मारेगा। अब देखो पेस्टिसाइड यूज करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो एनवायरनमेंट को डैमेज करता है, ठीक है। तुम जिस जगह पे पेस्टिसाइड, जिस क्रॉप में पेस्टिसाइड डाल रहे हो, तो वो क्या होगा, क्रॉप तो सही रहेगा, लेकिन जो मिट्टी है वो खराब हो जाता है, ठीक है। प्लस क्या होगा कि वो ग्राउंड वाटर में चल जाता है, तो यानी कि तुम जहां पे रह रहे हो वहां पे ग्राउंड वाटर में चल जाएगा, तो अल्टीमेटली तुम ही पानी पी रहे हो, तो उससे क्या होगा कि लोगों का हेल्थ खराब होगा। तो इसलिए पेस्टिसाइड जो है उसको यूज करना सही नहीं होता है। और अगर कोई प्लांट केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उससे क्या होता है कि तुमको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, उसमें केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर तुम डिपेंड कर रहे हो, यानी कि तुमको पेस्टिसाइड खरीदना पड़ेगा, है कि नहीं, उसको छिड़कना पड़ेगा, तो ये एक एक्स्ट्रा काम है जिससे कि तुम्हारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोग ऐसा करें कि जो प्लांट है उसके ऊपर जो पेस्ट लग रहा है, पेस्ट मतलब जो कीड़ा लग रहा है, उसके खिलाफ ऐसा जीन इसको इंट्रोड्यूस करें कि वो पेस्ट इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसा कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह का एक क्रॉप जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, वो उस तरह का हम लोग क्रॉप पढ़ेंगे। ये जो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है, जहाँ नेमाटोड्स वाला क्रॉप है, वहाँ पे क्या होगा कि हम लोग देखेंगे नेमाटोड से कैसे बचा जाता है, ठीक है। ये हो गया। थर्ड क्या है कि रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप लॉसेस, ठीक है, लॉसेस रिड्यूस। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का मतलब होता है कि जब हार्वेस्ट हो गया, मतलब जब काट लिया गया, तो उसके बाद कुछ क्रॉप्स होते हैं वो तुरंत सड़ जाते हैं, और कुछ एनवायरमेंट में वो लोग रह नहीं पाते। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ये प्रिजर्व करने के लिए भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि जब काट लिया जाए क्रॉप, उसके बाद भी बहुत दिन तक वो प्रिजर्व रहे, मतलब तुरंत मेरा लॉस ना हो, ठीक है, सड़े नहीं हो। एंड और देखो उसके बाद डी में है कि इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस। मिनरल यूजेस का एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। मतलब सपोज मेरा सॉइल है, वहां पे मिनरल्स मिलेगा हमको, ठीक है, तो मेरा प्लांट जो मिनरल्स लेता है। अब जो मिनरल लेता है वो पूरा एंटायर मिनरल जो है उसको सही तरह से अगर यूज नहीं कर पाया, तो क्या होगा, सपोज उसको सर्टेन इतना अमाउंट का मिनरल जरूरत है, ठीक है, तो उसको उसका अपना डेली लाइफ का जो मेटाबॉलिज्म है उसको करने के लिए उसको जितना भी मिनरल जरूरत है वो सॉइल में है, सफिशिएंटली अवेलेबल है, लेकिन वो उसको कंज्यूम करता है। सपोज वो उसमें से 10 यूनिट्स कंज्यूम करता है, देखो उसको चाहिए 15 यूनिट्स डेली का, ठीक है, उसमें से वो 10 यूनिट्स कंज्यूम करता है, ठीक है, एक बार में 10 यूनिट्स कंज्यूम करता है। 10 यूनिट्स अगर कंज्यूम करता है तो उसमें से यूज कितना करेगा वो, सपोज वो 8 यूनिट्स कंज्यूम करता है, ठीक है, तो उसमें से 2 यूनिट्स क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, पर उसको चाहिए कितना, 8 यूनिट्स चाहिए, ठीक है, तो वो फिर से क्या करेगा, फिर से एब्जॉर्ब करेगा, फिर से वो कितना एब्जॉर्ब करेगा, सपोज 10 यूनिट्स यूज करेगा, ठीक है, तो फिर से उसमें कितना वो यूज करेगा, 8 यूनिट्स, फिर से कितना का लॉस हुआ, 2 यूनिट्स का। तो देखो लगभग उसको 2 बार क्या करना पड़ा, 16 हो गया, लगभग उसको 2 बार कंज्यूम करना पड़ा, है कि नहीं। तो इससे क्या होता है कि जो चीज वो 10 यूनिट्स जो है वो अगर वो 2 यूनिट्स को लॉस नहीं किया होता, तो क्या होता कि ये बेटर तरीके से
उस मिनरल का यूज किया होता, तो उससे क्या होता है कि सॉइल से उसको 2 बार नहीं उठाना पड़ता, सॉइल का फर्टिलिटी लॉस नहीं होता, ठीक है नहीं। जितना बार तुम मिनरल को कंज्यूम करोगे उतना सॉइल का फर्टिलिटी लॉस होगा। तो हम लोग क्या किए कि उसका एफिशिएंसी, ये जो मिनरल का वेस्टेज हो रहा था, जो उसको सही तरह से यूज नहीं कर पा रहा था, हम लोग उसके अंदर ऐसे जीन इंट्रोड्यूस किए जिससे कि वो मिनरल, जितना ही मिनरल ले रहा है उसका 100% वो यूज करे, जिससे कि क्या हो, जितना ही मिनरल लेगा उसको 100% यूज करेगा, तो क्या हो जाएगा कि तुम्हारा मिनरल, सॉइल से जो मिनरल का एक डेफिशिएंसी नहीं होगा, मतलब सॉइल में मिनरल खत्म नहीं होगा, सॉइल फर्टाइल रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हेल्प करता है, इंक्रीजेस फर्टिलिटी ऑफ, ठीक है। अब देखो एंड में आता है इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, ठीक है। खाना का न्यूट्रिशनल वैल्यू को वो इंक्रीज करता है। अब इसका एक एग्जांपल है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस एक गोल्डन कलर का राइस है, इसमें क्या होता है ना कि विटामिन ए का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे देखो न्यूट्रिशनल वैल्यू का क्या मतलब होता है, वहां पे वो क्या क्या बढ़ाएगा, प्रोटीन बढ़ा सकता है, विटामिन बढ़ा सकता है, फैट बढ़ा सकता है, कुछ भी बढ़ा सकता है। हम लोग यूजुअली गोल्डन राइस को यूज करते हैं जिनको विटामिन ए का कमी होता है, ठीक है। विटामिन ए का कमी जहां पे भी होता है उनको गोल्डन राइस प्रेस्क्राइब किया जाता है। गोल्डन राइस में बहुत ज्यादा विटामिन ए होता है, ठीक है। पर यूजुअली जो राइस होता है उसमें विटामिन ए नहीं होता है, ठीक है, यूजुअली उतना ज्यादा नहीं होता है। पर हम लोग करते क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से उसमें ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कि वो जो राइस है वो क्या बनाए, विटामिन ए बनाए। तो हम लोग उसको खाएंगे तो विटामिन ए हम लोग को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशनल वैल्यू डालता है उसमें। ये जो है बेसिकली यही है सारे के सारे एग्रीकल्चर के तुम्हारे जितने सारे तरीके, ठीक है। अब देखो ये इसको तुम लोग लिखो थोड़ा सा, ठीक है। देखो नेक्स्ट सेक्शन जो है हम लोग का वो है इंसेक्ट रेजिस्टेंट इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है। देखो ट्रांसजेनिक प्लांट्स किसको कहते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिस भी नेचुरल ऑर्गेनिज्म पे हम लोग क्या करते हैं कि एक जीन अलग से जो फॉरेन जीन है, फॉरेन डीएनए है, उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांसजेनिक, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म चाहे एनिमल हो या फिर प्लांट हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है। तो अगर प्लांट को इंट्रोड्यूस किया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, ट्रांसजेनिक प्लांट, या फिर सिंपली ट्रांसजीन भी कहा जाता है, ठीक है। जितने ऑर्गेनिज्म है उनको ट्रांसजीन भी कहा जाता है। प्लांट्स को ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहा जाएगा। अब देखो ट्रांसजेनिक प्लांट्स में ये पहला सेक्शन ये है कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस। कुछ ट्रांसजेनिक प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में हम लोग इंसेक्ट्स का रेजिस्टेंस डालते हैं, ठीक है। अब देखो इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्यों डाला जाता है, ये इंसेक्ट्स होते हैं वो प्लांट्स को खाते रहते हैं, ठीक है। देखो एक ये प्लांट है, सॉरी ये एक इंसेक्ट है, एक टाइप एक कैटेगरी का इंसेक्ट है, ठीक है, लेपिडोप्टेरन्स, ठीक है, सॉरी लेपिडोप्टेरन्स, ठीक है। याद रखना, ये बड़ा ही याद रखना मुश्किल है, ठीक है। इसका एग्जांपल है टोबैको बोर्ड और आर्मी वर्म, ठीक है। ये दोनों तरह का ये लेपिडोप्टेरन्स है, ठीक है। उसके बाद है कोलियोप्टेरन्स, ये है तुम्हारे बीटल्स, जो बीटल्स जानते हो ना, बीटल तो देखे होगे, ठीक है। डिप्टेरन्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटोस, ये थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। डिप्टेरन्स, ये फ्लाइज एंड मॉस्किटो जो होते हैं ये सब भी हम लोग का फसल को खराब करते हैं, ठीक है। ये 3 तरह के हमारे जो इंसेक्ट्स हैं, इनसे बचाव चाहिए हमको, हम लोग का क्या, प्लांट्स को, ठीक है। देखो ये जैसे टोबैको बोर्ड और में टोबैको का रूट्स के ऊपर इफेक्ट करता है, तो वो उसको खा जाता है, तो इसलिए क्या होता है कि ये इसको भी हम लोग को इससे भी रेजिस्टेंस चाहिए। अब देखो क्या होगा कि ये तीनों हैं, ये सारा हमारा फसल बर्बाद करते हैं, तो इनसे हम लोग को रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते थे। पर हम लोग देखें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या पढ़ना है कि पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करके हम लोग उस प्लांट को ही मॉडिफाई कर देते हैं, है ना। तो इस प्लांट को कैसे मॉडिफाई किया जाता है, एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis, जेनेसिस, ऐसा नहीं, जिनसिस ऐसा कुछ है ना, GIENSIS, ये है ना थुरिंजिएंसिस, ठीक है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस, इसको बीटी भी कहते हैं, ठीक है, बीटी भी कहा जाता है इसको। जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस है, ये क्या होता है, ये बड़ा ही अच्छा सा हम लोग का बैक्टीरिया है, हाँ खूबसूरत सा, ठीक है। ये बहुत अच्छा बैक्टीरिया है हम लोग का। क्या कि ये करता क्या है कि ये अपना आराम से रहता है, सिंपल रहता है ये, पर इसका एक जो डीएनए है, इसका एक जिसका जेनेटिक मटेरियल है, वो एक इसमें एक स्ट्रैंड है जो कि एक टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है।
इस ये बीटी के अंदर एक क्या होता है ना, बेसिलस स्ट्रेनजेनेसिस के अंदर एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये जो टॉक्सिन है ये क्या होता है, इनएक्टिव टॉक्सिन होता है, ठीक है, टॉक्सिन जो कि तुम्हारे बैक्टीरिया को, वो बेसिलस को हार्मफुल नहीं है, बेसिलस को हार्मफुल नहीं है, नॉट हार्मफुल टू बेसिलस को वो नहीं मारता क्योंकि वो इनएक्टिव रहता है। पर इसको एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए, एल्कलाइन पीएच चाहिए। ये एक्टिव कब हो जाता है, जब ये एल्कलाइन पीएच में आता है, मतलब बेसिक मीडियम में जब आता है, एल्कलाइन मीडियम में जब आ जाएगा तो उसको एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जब एल्कलाइन पीएच में आ जाएगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसको एक्टिव होने के लिए ये इनएक्टिव टॉक्सिन जो होता है उसको वो चाहिए। अब देखो क्या होता है कि जब ये ऐसे नॉर्मली रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ये अपना घूमते रहता है, टहलता रहता है, ठीक है। अब सपोज कोई एक इनमें से जो कोई भी इंसेक्ट आया और उसको खा जाता है, ठीक है, किसी भी कहीं पे भी बैक्टीरिया होगा पत्ता उत्ता में, वो खा जाएगा वो इंसेक्ट, ठीक है। तो अगर वो बैक्टीरिया होगा तो ये क्या होगा कि ये तो मर ही जाता है, पर क्या करता है कि जब ये जाके जब ये डाइजेस्ट होता है किसके अंदर, उसके पेट के अंदर जब डाइजेस्ट होगा उस बैक्टीरिया के अंदर, ये अपना ये टॉक्सिन रिलीज करेगा। वो टॉक्सिन इनएक्टिवेटेड है, पर उस बैक्टीरिया के पेट के अंदर एक अल्कलाइन मीडियम होता है, ठीक है। ये जो अल्कलाइन मीडियम होता है तो वो क्या करता है कि ये टॉक्सिन जो होता है वो अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। तो ये जब किसी के पेट के अंदर रहेगा तो यहाँ पे जाके ये बेसिलस जो होता है यहाँ पे अपना टॉक्सिन रिलीज कर देता है, ठीक है, यहाँ पे ये टॉक्सिन रिलीज कर देगा। और क्या होगा कि ये टॉक्सिन जो होता है ये यहाँ पे ये अल्कलाइन मीडियम है, ये अल्कलाइन मीडियम है, यहाँ पे वो एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिव हो जाने के बाद क्या करेगा कि ये जो सेल जिसके अंदर वो स्टमक के अंदर है जो वो, उसका हर एक सेल में वो पोर्स बनाना स्टार्ट करेगा और उसका पूरा एंटायर बॉडी जो है वो क्या करने लगेगा, ये पूरा एंटायर बॉडी जो होता है ये धीरे धीरे करके मरने लगेगा, किसका, वो इंसेक्ट का। और एंड में ये पूरा एंटायर बॉडी ही सेल जो इसको खाया है उसको मार देगा। ये खुद तो मरा लेकिन वो पूरा एंटायर बॉडी भी मर जाएगा। यहाँ पे पोर्स बनने लगते हैं, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स बनने लगते हैं, लाइसिस होगा फिर ये मर जाएगा। तो ये अल्कलाइन पीएच में जाकर बस एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये जितने तरह के हम लोग का ये जो इंसेक्ट्स हैं उनको मार सकता है ये, ठीक है ना। अब जब हम लोग देखें कि ये इतना काम है, हम लोग क्या किए कि इसका ये जो पार्ट है जो जीन जो कि हम लोग का ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, हम लोग उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है निकाल लिए, ठीक है। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग निकाल लिए और क्या किए कि मेरे जितना सारा प्लांट्स है वहां पे ये जीन को इम्प्लांट कर दिए, ठीक है। उसमें क्या कर लिया हम लोग, उस जीन को डाल दिए। तो अब क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया सॉरी ये जो आता है ये क्या होता है कि जब भी हम लोग का प्लांट के अंदर हम लोग इसको डाल दिए, ठीक है, इनसाइड प्लांट इम्प्लांटेशन इनटू प्लांट्स, हम लोग क्रॉप्स में डाल दिए इसको। अब क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया जो आते हैं, सॉरी ये जो तुम्हारे इंसेक्ट्स आते हैं, ये उस प्लांट को खा नहीं पाते, मतलब उस प्लांट को कुछ भी उसका उस प्लांट के ऊपर वो कोई कभी भी कोई अटैक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर वो आएंगे और एक जगह पे सपोज एक पत्ता खा रहे तो उस पत्ता में भी मेरा क्या होगा, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा और वो जैसे ही वो पत्ता उसके पेट के अंदर जाएगा वो ये टॉक्सिन को रिलीज करेगा, क्योंकि अब तो इसमें उस पेट के अंदर है, ये उस प्लांट के अंदर है, तो प्लांट जो है तुरंत मर जाएगा। तो ये लोग दूर रहेंगे। तो इससे क्या होता है कि हम लोग जितना सारा इंसेक्ट होता है उससे रेजिस्टेंस मिलता है। अभी जो जीन है तुम लोग को याद रखना है कि ये जीन होते हैं इनके, ये 3 तरह के जीन होते हैं। एक है तुम्हारा क्या नाम है उसको देखो, अच्छा हाँ, ये जो जीन है ये क्राई जीन है, ठीक है, CRY, ठीक है, रोतरू, ठीक है, क्राई। अभी जो क्राई है एक नाम है क्या, देखो तो मैसेज में देखो नाम क्या है उसका, क्राई, सिर्फ क्राई लिखा हुआ है इसमें, क्राई 1AC, ठीक है, क्राई 1। देखो ये जो जनरल जीन का टाइप है वो क्राई है, ठीक है। अब क्राई का भी डिफरेंट कैटेगरी है, देखो क्राई 1AC, ठीक है, स्मॉल में लिखना इसको, क्राई 1AB और एक है क्राई 2AB, ठीक है। और ये जो क्राई 1AC और क्राई 2AB, ठीक है, ये दोनों एक चीज से प्रोटेक्ट करते हैं किसको, ये को बॉल वॉर्म्स,
तो कहते हैं कॉटन बॉल। और ये जो मेरा क्राई 1AB है ये बचाता है कॉर्न बॉलर से। ये दो तरह के इंसेक्ट हैं, ठीक है। तो ये कॉमनली यूज होता है। तो जो बीटी है ये यूजुअली कहाँ पे यूज होता है, हम लोग को कॉटन कार्ड में यूज होता है। इसीलिए एक कॉटन का तुम लोग नाम सुने होंगे, बीटी कॉटन जिसको कहते हैं। बीटी कॉटन अगर नॉर्मल कॉटन होता है उसमें ये जो कॉटन बॉल वर्म जो है बहुत अटैक करता है, और बहुत बोरर, ये दोनों देखिए कॉटन बॉल वर्म जो होते हैं इतना अटैक करता है कि पूरा कॉटन का खेती बर्बाद होता है। तो इसके लिए क्या किया गया कि बीटी कॉटन को इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें क्या होता है कि बीटी कॉटन में तुम्हारे लिए दो तरह का जीन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, क्राई 1AC और क्राई 2AB। वही क्राई जीन का टाइप है। तो उससे क्या होता है कि जो भी इन दोनों में से सॉरी कॉटन बॉल जो भी जब भी आएगा तो वो खाएगा जब, तो वो मर जाएगा, कॉटन बॉल जो है वो मर जाएगा। तो उसका पूरा एंटायर प्रजाति जो है उससे दूर है, किससे, जो बीटी कॉटन है उससे, और मेरा बीटी कॉटन बचा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों का नाम याद रखना, ये एग्जाम में पूछा आ सकता है, ठीक है। लिखो इसको, ये होता है बीटी कॉटन, इसको कहते हैं बैसिलस thuringiensis कॉटन। सुनो तो ये अब देखो पेस्ट रेजिस्टेंस